प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों को सौगात दी। पीएम ने लोगों को 1000 ई रिक्शा और 11 ई बोट बांटे। वाराणसी में पीएम मोदी ने 1000 लोगों को ई रिक्शा बांटे। 80 घाट पर पीएम मोदी ने सोलर पावर से चलने वाली ई बोट की सवारी की। 11 लोगों को बोट सौंपी। पीएम मोदी ई रिक्शा पर सवार होकर डेरे का मैदान पहुंचे, जहां पर उन्होंने रिक्शा चलाने वालों के साथ चौपाल लगाकर उनसे मन की बात की। पीएम मोदी ने 80 घाट पर आयोजित शाम बनारस कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये छठा वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बांटे गए ई रिक्शा में से 16 वाराणसी के अलग अलग स्टेशनों पर तैनात रहेंगे। वाराणसी के कैंट स्टेशन, मंडवाडी, वाराणसी सिटी और काशी स्टेशनों पर 4-4 ई रिक्शा रहेंगे। इन ई रिक्शों का इस्तेमाल बीमार और बुजुर्ग लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें, आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूर दिवस के मौके पर यूपी के बलिया में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने योजना की चुनी गई 10 महिलाओं को गैस के कनेक्शन बांटे। पीएम मोदी ने खुद को मजदूर नंबर 1 बताते हुए लेबर्स यूनाइटेड द वर्ल्ड का नारा दिया। आज देश का ये मजदूर नंबर 1 सभी श्रमिकों को कोटि कोटि अभिनंदन करता है। ये देश के लिए किया हुआ काम, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है। हमको चुनाव का बुगल बजाने नहीं आए हैं, ये बुगल तो मतदाता बजाते हैं, हम बुगल बजाने नहीं आए। पीएम मोदी ने मजदूरों के फायदे के लिए लेबर कानून में बदलाव किए जाने का भी दावा किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगले 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सरकारी दावों के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के गैस सब्सिडी छोड़ने की वजह से करीब 5000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस बजट को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में खर्च किया जाएगा। पीएम मोदी ने बलिया को क्रांतिकारियों की धरती बताया। विकास के जरिए इसकी मिट्टी का कर्ज उतारने का वायदा किया। उत्तराखंड के जंगलों में 2200 हेक्टेयर से ज्यादा के दायरे में भड़की आग पर काबू पाने के लिए 6000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया है। नैनीताल के जंगलों में भड़की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी गिराया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल की इस झील से पानी भरा। उत्तराखंड के सभी जिले आग से प्रभावित हैं। जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है। हजारों हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने आग पर जल्द काबू पाने की उम्मीद जताई है। आग को काबू पाने के लिए 6000 लोग अभी तक लगाए गए हैं और हमने सलाह दिया है कि और लोग बढ़ाओ। कुछ जगहों पर सेना की मदद ली गई है, NDRF की टीमें आ गई हैं। आज उत्तराखंड के जंगलों में बीते 1 महीने से भड़की आग की वजह से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आग की वजह से राज्य के करीब 1500 गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कुमाऊं और गढ़वाल में करीब 1900 हेक्टेयर जंगल आग की वजह से तबाह हो चुके हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का 198 एकड़ इलाका भी आग की चपेट में आ चुका है। राजाजी नेशनल पार्क के 70 और केदारनाथ के 60 एकड़ इलाके पर आग ने असर डाला है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से उत्तराखंड के हालात पर नजर बनाए रखने और हर संभव मदद भेजने को कहा। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव को करो या मरो की लड़ाई मानकर चल रही है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि या तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 20 सीटें आएंगी या फिर कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी में सवर्णों और अल्पसंख्यक वोटों को एक करने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ये मान चुकी है कि ब्राह्मण और ठाकुर वोट मिले बिना पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में सवर्णों के वोट हासिल करने के लिए शीला दीक्षित और जितिन प्रसाद को प्रचार में बड़ा चेहरा बना सकती है। कांग्रेस का मानना है जो यूपी में विधानसभा चुनाव जीतेगा वही 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार होगा। सूत्रों का यह भी दावा है कि कांग्रेस यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर संसद में पूरी जानकारी देने का वादा किया है। पर्रिकर ने संसद में विस्तार से घोटाले के बारे में पूरी जानकारी देने का दावा किया है। पर्रिकर ने दावा किया है
कि डील के लिए नियमों में गलत तरीके से छूट दी गई। पर्रिकर ने रिश्वत लिए जाने को भी साबित करने का दावा किया है। कांग्रेस ने घोटाले में हो रहे खुलासों को बीजेपी का झूठा प्रचार करार दिया है। जस्ट कांग्रेस को डिफेम करने के लिए, एक कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए हमारे लीडरों के ऊपर वो लांछन लगा रहे, कलंक लगा रहे। इस मुद्दे को उछालकर प्रचार करके वो सत्ता पे आना चाहते हैं। 4 मई को ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर राज्यसभा में बहस होनी है। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ। हेलीकॉप्टर सौदा 3,600 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 10% हिस्सा रिश्वत में देने के आरोप लगे। इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने फैसले के मुताबिक डील में करीब 125 करोड़ की रिश्वत भारतीय नेताओं को दी गई। 225 पेज के फैसले में 4 कांग्रेस नेताओं का जिक्र है, जिनमें मनमोहन सिंह, ऑस्कर फर्नांडिस, अहमद पटेल और सोनिया गांधी शामिल है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले को लेकर सीबीआई कल पूर्व चीफ एसपी त्यागी से पूछताछ करेगी। बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की ओर से लोकसभा में पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी की ओर से पेश किए गए बिल के मुताबिक हर सदस्य को शपथ लेते वक्त भारत माता की जय कहना जरूरी होगा। शेट्टी का यह बिल संविधान के 3रे अनुच्छेद में संशोधन के लिए पेश किया गया है। जल्द ही लोकसभा में बिल पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष ने बिल के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्राइवेट मेंबर बिल मूव करना चाहिए पार्लियामेंट में, और एक बार ये पास हो जाता है तो फिर हर सांसद को शपथ विधि के बाद में उसने भारत माता की जय कहना चाहिए। कोई जय हिंद बोलता, कोई जय भारत बोलता, इसमें तुम किसी को फोर्स क्यों करते? जबरदस्ती भारत माता की जय कहलाने से कोई फायदा नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद भारत माता की जय के नारे पर विवाद की शुरुआत हुई थी। मोहन भागवत ने कहा था, नई पीढ़ी को भारत माता की जय के नारे लगाना सिखाया जाना चाहिए। भागवत के बयान के बाद महाराष्ट्र के लातूर में एमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देवबंद के दारुल उलूम ने भारत माता की जय को गैर इस्लामी करार देते हुए इसके खिलाफ फतवा जारी किया था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बिल को गोपाल शेट्टी की निजी राय बताया। दिल्ली एनसीआर में आज से डीजल टैक्सी नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल प्राइवेट डीजल टैक्सी को सीएनजी में बदलने की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आज दिल्ली की सड़कों पर असर दिखाई दे रहा है। आज डीजल गाड़ियां सड़कों से गायब है, लेकिन डीजल पेट्रोल टैक्सी पर रोक से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सभी डीजल से चलने वाली टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। केवल नेशनल परमिट वाली डीजल टैक्सी को ही इससे छूट दी गई है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। अनटिल एंड अनलेस आप इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही चीज ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना इट्स आर्बिट्री। ऑफ कोर्स पहले सोल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ इनको ऐसा मतलब ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में करीब 60,000 रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं। करीब 27,000 रजिस्टर्ड टैक्सी डीजल से चलती हैं। 2,000 डीजल टैक्सी सीएनजी में कन्वर्ट की गई। एससी का आदेश दिल्ली एनसीआर में चलने वाली टैक्सियों पर लागू होगा। नेशनल परमिट की टैक्सियों को छूट के बावजूद लोकल रूट्स पर चलने की मंजूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मेडिकल में दाखिले के लिए देश भर में कॉमन टेस्ट का पहला फेज आयोजित किया गया। एनईटी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में करीब 6.5 लाख छात्र शामिल हुए। एआईपीएमटी को ही कॉमन टेस्ट का पहला फेज माना गया है। जिन छात्रों ने एआईपीएमटी का फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए 24 जुलाई को कॉमन टेस्ट का दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा। दोनों कॉमन टेस्ट के नतीजे 17 अगस्त को एक साथ घोषित किए जाएंगे। कॉमन टेस्ट को टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को सुनवाई होनी है। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को वापस लिया, जिसमें मेडिकल के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को खारिज कर दिया गया था। जून 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जारी एमसीआई के नोटिफिकेशन को संविधान के खिलाफ बताया था। एमसीआई ने फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी। एमसीआई ने दलील दी कि छात्रों को परीक्षा में बैठने और यात्रा करने में 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से कई छात्रों को पूरा मौका नहीं मिल पाता है। फिलहाल देश भर में 90 से ज्यादा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग को लेकर जाट समुदाय के लोगों ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी की। आरक्षण की मांग को लेकर हुए जाट आंदोलन के दौरान आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जेल में बंद लोगों की रिहाई के लिए जाट एकता मंच ने जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। ना ही तो कोई केस खारिज किए गए आंदोलनकारियों के, और ना ही अभी तक गिरफ्तारियां बंद हुई। प्रजातांत्रिक तरीके से कोई भी आंदोलन करना इस देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। हम लोग भी शांतिप्रिय तरीके से अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे।
आंदोलन को देखते हुए रोहतक और जींद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए जींद में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलनकारियों ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की गई है। आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे रद्द किए जाने की भी मांग की गई है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के गीता कॉलोनी में बीती रात एक युवक ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। 25 साल की महिला अपने पिता के घर से न्यू लाहौर कॉलोनी इलाके में अपने ससुराल लौट रही थी। तभी एक युवक ने पीछे से उसे पुकारा और जैसे ही महिला मुड़ी तभी युवक ने उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी। 8 दिन पहले उसकी शादी हुई है, पता नहीं कौन उसे मार गया, भगवान जाने क्या कसूर था, हमें कुछ भी नहीं पता। हमारी तो बच्ची हमारे हाथ से चल गई। प्रेमा फेसा ऐसा लगता है कि लड़के ने गोली लड़की को मारी है और फिर खुद को गोली मारी। अभी तफ्तीश जारी है। महिला को गोली मारने के बाद उस युवक ने खुद को भी गोली मारी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती की इलाज के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। घटना शनिवार रात 9 बजे की है। लड़की नेहा की 8 दिन पहले ही शादी हुई थी। हमलावर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। गीता कॉलोनी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देख रही है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह ने लगातार 5वीं जीत का नॉकआउट पंच लगाया है। विजेंद्र सिंह ने शनिवार को लंदन में खेले गए प्रोफेशनल बॉक्सिंग के 5वें मुकाबले में फ्रांस के मैथ्यू रोयर को 5वें राउंड में नॉकआउट कर दिया। विजेंद्र ने दूसरे राउंड की शुरुआत से ही रॉयर को ताबड़तोड़ पंचों की बौछार से पस कर दिया। रॉयर 5वें राउंड में विजेंद्र के दमदार पंचों का सामना नहीं कर सके और अपनी टीम के पास जाकर मुकाबला रुकवाने की अपील की, जिसके बाद विजेंद्र को विजेता घोषित कर दिया गया। We have a like game plan in our mind, like how to play, how we go in first round, how we go in second round, and like how it's going. Like everybody, like we are going well. Like slowly, we like take over all the game. विजेंद्र ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के सभी मुकाबलों में विरोधी बॉक्सर को नॉकआउट कर जीत दर्ज की है। विजेंद्र ने अपने पहले मुकाबले में ब्रिटेन की सोनी बिटिंग को हराया था। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के डीन गेलन को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था। तीसरे मुकाबले में विजेंद्र सिंह ने बुल्गारिया के मुक्केबाज मनेट यूसेनोव को भी दूसरे ही राउंड में नॉकआउट कर दिया था। 12 मार्च को विजेंद्र ने अपने चौथे मुकाबले में अलेक्जेंडर हॉर्वाथ को धूल चटाई थी। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह का अगला मुकाबला 13 मई को होगा। फिलहाल उनको चुनौती देने वाले बॉक्सर का नाम तय नहीं। अपने कार्यकाल के आखिरी दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर रखा। डिनर में अमेरिकी पत्रकारों के अलावा कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई। डिनर के दौरान ओबामा ने राष्ट्रपति पद के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि इस वक्त ट्रंप क्या कर रहे हैं। क्या ट्रंप घर में बैठकर खा रहे हैं या जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को भद्दे ट्वीट कर रहे हैं। ओबामा ने कहा, लोग कहते हैं जस्टिन ट्रूडो मुझसे ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है और उसने मुझे रिप्लेस कर दिया है। And it is surprising. You got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too tacky for the Donald? बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा भी बराक ओबामा की डिनर पार्टी में शामिल हुई। प्रियंका ने ओबामा की पहल को जमकर सराहा। I'm really excited to be invited, and it is the president's last correspondence dinner, so it's bittersweet because I think he's been an amazing leader. 2016 कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर की मेजबानी हास्य कलाकार लैरी विलमोर ने की। ओबामा के कार्यकाल का व्हाइट हाउस में आखिरी कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर था। डिनर में विल स्मिथ, कैरी वॉशिंगटन समेत हॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। And Sachin, isn't he still handsome?